तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ लेकर एक और नई वीडियो, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स का एक और चैप्टर। यार ये लाइट चैप्टर से बहुत लिंक करता है, तो मेक श्योर आपने लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट अच्छे से देख लिया हो। तो हम इसको देखते हैं कि यार ये क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, ह्यूमन आई में सबसे फर्स्ट चीज जो रहती है वो रहती है कॉर्निया। कॉर्निया एक फ्रंटल पार्ट है और सबसे ज्यादा जो लाइट आती है, यानी जो लाइट सबसे पहले आपको आते हुए दिखेगी वो कॉर्निया पे दिखेगी। और 70% ऑफ द आई की जो रेज आती है उसको बेंड करने का काम कॉर्निया का ही होता है। फिर है ये आपके आइरिस, और फिर है आपका वो काला गोला जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इस काले गोले को जो अंदर रहता है आंखें, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। फिर आते हैं आपकी, जब आपकी रेज अंदर जाती है तो फिर है आपका एक लेंस, जिस लेंस को हम बोलते हैं बेसिकली कन्वेक्स लेंस। याद होना चाहिए यार, ये वो लेंस है जो कुछ इस तरीके से शेप बनाता है, और ये जो शेप है इससे इमेज कैसी बनती है, ऐसा रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो लेंस होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कौन सी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी उल्टी इमेज बनती है इन शॉर्ट बोले तो। बट सर हमें तो ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है, वो भी आएगा। अच्छा, फिर रेटिना हमारे आंखों की एक स्क्रीन होती है। रेटिना क्या होती है, हमारी आंखों की स्क्रीन होती है, जिस स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आपकी इमेज बनती है। सर इमेज तो आपने बोला उल्टी बनती है, तो भैया इस उल्टी इमेज को सीधा बनाने का काम हमारा कौन करता है, ब्रेन। कौन करता है, ब्रेन। इस उल्टी इमेज को सीधा बनाने का काम कौन करता है, ब्रेन। सर ब्रेन तक कोई ले जाना तो चाहिए, वो ले जाती है ऑप्टिक नर्व। कौन ले जाती है, ऑप्टिक नर्व। और फिर हम देखें तो ये बीच में कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इट्स अ जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। और बीच में भी आप जो लिक्विड देखोगे वो देखोगे आप विट्रस ह्यूमर। ये रहा, ये होता है विट्रस ह्यूमर। तो ये रहता है ह्यूमन आई का एक मेन स्ट्रक्चर। अब हम इनको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि कॉर्निया क्या है, ये क्या है, आइरिस क्या होता है, पिपल क्या होता है, ये हम ध्यान से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की। जैसे मैंने बोला ये फ्रंट पार्ट होता है आई का। सबसे ज्यादा जो लाइट एंटर करती है वो कॉर्निया से करती है। 70% बेंडिंग यही हो जाती है। लाइट रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हो ना, रिफ्रैक्शन इज बेसिकली क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हुए लाइट बेंड हो जाती है। आइरिस फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे। प्यूपिल जो मैंने बोला होल रहता है मिडिल के अंदर, ब्लैकिश कलर में रहता है, बट जिसका कलर है वो डिपेंड कर सकता है। अच्छा, हम आगे भी देखेंगे और अभी बता रहा हूं, आइरिस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। यार आप जब धूप में जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमारी आंखें ऐसी हो जाती है। ऐसी होने के पीछे एक रीजन होता है कि धूप में आंखों पर जो रेज है वो बहुत ज्यादा आ रही है और उससे कहीं ना कहीं हमारी आंखें डैमेज हो सकती है। तो जो प्यूपिल रहता है ना, उसकी साइज ऐसी डिम हो जाती है, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। उस साइज को डिक्रीज करता कौन है सर, आइरिस करता है। क्यों करता है, ताकि ज्यादा रेज हमारी आंखों में नहीं आ पाए। इसका दूसरा केस ये भी होता है कि जब हमारी आंखों में बहुत कम लाइट है और हमें लाइट को और एब्जॉर्ब करना है, यानी लाइट हमें और चाहिए, तो हमारी प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है। प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कौन करता है सर, आइरिस। अब एक बार देखो, जो मैं आपको आइरिस और प्यूपिल का चीज दिखा रहा था, तो देखो आइरिस और प्यूपिल का हम एक बार देखते हैं। ये देखो, द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज। जब मैंने बोला अमाउंट ऑफ लाइट को चेक करता है। अगर लाइट रिसीव बहुत ज्यादा है डे टाइम के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी प्यूपिल छोटा हो जाएगा एंड प्यूपिल एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट। और अगर अमाउंट ऑफ लाइट बहुत कम है ड्यूरिंग द नाइट टाइम तो हमारी जो प्यूपिल है वो बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आ सके। तो ये आइरिस किसकी साइज को कंट्रोल करता है सर, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। फिर आई लेंस, जो मैंने बोला कॉन्वेक्स लेंस है सर, है ना, ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस ऑफ प्रोटीन, बीइंग फ्लेक्सिबल इट कैन चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द फोकस ऑफ लाइट रेस। ये फ्लेक्सिबल इतना है, नेचुरल लेंस है। नेचुरल लेंस की खास बात यही होती है कि वो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी लाइट रेस। अब सर जैसे ये तो आर्टिफिशियल चश्मा है, इस चश्मे का ये है लेंस, इस लेंस को ये जो होल्ड कर रहा है ये क्या है, एक स्टिक।
सर उसी तरीके से हमारे आइलैंड्स को भी तो कोई होल्ड करने के लिए होना चाहिए। अब क्या आंखों के अंदर भगवान ने कोई स्टिक बनाई है? नहीं, आंखों के अंदर बनाए हैं मसल्स, जिन मसल्स को हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम होता है होल्ड करना आंखों को। क्या करना? आंखों के जो लेंस है उसको होल्ड करना। अब ध्यान समझना क्या लिखा था यहां पर कि लेंस अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ध्यान से समझना, हम फिर आगे देखेंगे इसको। हमारी आंखों में कभी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हो, कभी हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, तो हमारी आंखें उसके ऊपर फोकस कैसे करती है? पास रखा होता है तो ऑब्जेक्ट को फोकस करना इट्स कंपैरेटिवली इजी, बट जो बहुत दूर रखा हुआ है तो आंखों को फोकस कैसे करेंगे? तो समझना ये सीलियरी मसल क्या करते हैं, ध्यान से देना। फॉर एग्जाम्पल ये जो रबड़ आपको दिख रहा है, दिस रबड़ इज अवर लेंस। ये जो रबड़ है वो आपको क्या दिख पा रहा है? ये एक लेंस दिख पा रहा है। अब ध्यान से देखना, ये लेंस है, ये जो मेरी दो उंगलियां हैं दिस इज सीलियरी मसल, ये लेंस है दिस इज सीलियरी मसल्स। इन्होंने इसको होल्ड कर रखा है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है और हमें फोकस करना है, हमारे लेंस को उसके ऊपर फोकस करना है, सीलियरी मसल क्या करेंगे? इस आइलैंड्स को पुल करेंगे। इस आइलैंड्स को क्या करेंगे? पुल करेंगे। जैसे ही पुल किया तो ये थिन हो गया, पतला हो गया। अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई सर? बढ़ गई, तो हमको फोकस करने में आसानी पड़ती है। तो क्या देखा हमने कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो ये जो सीलियरी मसल से इस आइलैंड्स को पुल करेंगे, पुल करके ये थिन हो जाएगा, पतला बन जाएगा और अल्टीमेटली इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर सिमिलर तरीके से कोई ऑब्जेक्ट पास भी तो रखा हो सकता था, तो सीलियरी मसल पास रखे हुए ऑब्जेक्ट पे इसका उल्टा करते हैं, पुश करते हैं। क्या करते हैं? इसको पुश करते हैं। पुश करने से सीलियरी मसल थिक होते हैं, थिक यानी मोटे होते हैं, और फोकल लेंथ कम हो जाती है क्योंकि उन पे ज्यादा फोकस करना नहीं होता। तो इस एबिलिटी को आइलैंड्स, जिस एबिलिटी को हम बोल रहे हैं आइलैंड्स अपने शेप को चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल, इस एबिलिटी को कि आइलैंड्स अपना शेप को चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं सर इसको? पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आवर आइलैंड्स टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द वेरिड फोकल लेंथ या वेरिड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन। ध्यान से देखना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पावर ऑफ अकोमोडेशन आया हुआ है। तो आप देखो, अगर हम पावर ऑफ अकोमोडेशन को देखें, क्या लिखा था मैंने? द एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स टू फोकस ऑन डिस्टेंस एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट, दूर और पास वाले ऑब्जेक्ट्स में फोकस करना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। देखो, जब दूर होता है तो आइलैंड्स क्या करते हैं? पुल करते हैं, जो मैंने आपको बताया, और थिन बना देते हैं, इंक्रीज हो जाती है फोकल लेंथ आसानी से देखने के लिए। इसका उल्टा केस देखोगे तो जब पास रखा होता है, नियर बाय रहता है, तो पुश करते हैं, थिक बनाते हैं, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। आप ये देख सकते हो, जैसे बहुत फार है तो ये जो लेंस है ये पतला हो जाता है, और बहुत दूर है तो ये मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस या अकोमोडेशन ऑफ लेंस, सॉरी पावर ऑफ लेंस बोल दिया। इसको हम क्या बोलते हैं सर? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो सीलियरी मसल्स क्लियर है क्या? देखो, जैसे मैंने बोला था, ये मसल्स अटैच रहते हैं हमारी, है ना, दे आइलैंड्स अटैच रहते हैं, और फोकल लेंथ को चेंज करने का काम भी इनका रहता है। तो अभी हमने आइरिस प्यूपिल का रोल देखा, हमने सीलियरी मसल्स का रोल देखा, पावर ऑफ अकोमोडेशन देखा। फिर आएगा रेटिना, जो मैंने आपको बोला था इट्स अ स्क्रीन, इट्स अ स्क्रीन। फिर देखो, दे आर वेरियस लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड एज रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स और कॉन्स रेटिना के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। रॉड्स यूजुअली आप देखो तो ये डिम लाइट के अंदर फंक्शन करते हैं, और जो रॉड्स होते हैं, सॉरी जो कॉन्स होते हैं वो जो ब्राइट लाइट होती है उसके अंदर फंक्शन करते हैं। जैसे आउल होता है तो वो रात में बहुत अच्छे से देखता है, तो उसके पास ज्यादा रॉड्स रहते हैं। तो रॉड्स और कॉन्स का ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑप्टिक नर्व, जैसे मैंने आपको बोला, ये सिग्नल को ले जाती है ब्रेन तक, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके सीधा बना देता है। तो जैसे रेटिना से सिग्नल लेके ब्रेन तक। एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस और लिटरल्स ये दोनों ही लिक्विड है। स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइलैंड्स फिल्ड विद वाटरी लिक्विड कॉल्ड एज एक्वस। विट्रस, स्पेस बिटवीन आइलैंड्स एंड रेटिना फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एज विट्रस। ठीक है, ये देखो अब फंक्शन कैसे करती है, बहुत सिंपल है सर। फंक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले आई कॉर्निया में सबसे पहले रेज एंटर, प्यूपिल, फिर आइलैंड्स, आइलैंड्स कॉन्वेक्स है तो कौन सी इमेज कन्वर्ज करके रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, जो मैंने बोला।
ऑन रेटिना, रेटिना जो स्क्रीन होती है, ये इमेज को लेके कौन जाएगा, ऑप्टिक नर्व, कहां तक, ब्रेन तक, और ब्रेन इस इमेज को क्या बना देगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दिस वे आर आई फंक्शंस, आइरिस प्यूपल फंक्शंस, पावर ऑफ अकोमोडेशन, सीलियरी मसल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो ये हमने देख लिया, ये हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन देख लिया। अब आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अरे यार आंखों की बीमारियां जो तुम्हें भी है मुझे भी है कहीं ना कहीं, तीन होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। बहुत सिंपल होती है। मायोपिया, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया का मतलब होता है जब एक इंसान को दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। कौन से ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। जैसे मुझे मायोपिया है, मुझे दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। मायोपिया में यूजुअली आपके दो कारण होते हैं कि क्यों मायोपिया हो रहा है। तो पहले ये देख लो क्या होता है, नियर साइटेडनेस, डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। दूर के नहीं देख पाएगा बट पास के तो देख लेगा। क्यों होता है ये, एक तो हाई कन्वर्जिंग पावर। सर हाई कन्वर्जिंग पावर समझ नहीं आया। अरे हाई कन्वर्जिंग पावर यानी लेस फोकल लेंथ, हाई कन्वर्जिंग पावर यानी लेस फोकल लेंथ। क्योंकि याद करो लाइट में पढ़ा था ना, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर, तो हाई पावर लेस फोकल लेंथ। सर ये कैसे हुआ, खुद ही सोचो। जब ऑब्जेक्ट को दूर देखना होता है तो हमारे सीलियरी मसल पुल करते हैं, उसको थिन बनाते, फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं। अब अगर एक इंसान को दूर के ही ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहे, तो कहीं ना कहीं सीलियरी मसल पुल नहीं कर पा रहे, तो फोकल लेंथ बढ़ नहीं पा रही, और फोकल लेंथ नहीं बढ़ पा रही तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, लेस फोकल लेंथ। और दूसरा होता है आईबॉल का बहुत बड़ा हो जाना, आईबॉल का लॉन्ग हो जाना। मायोपिया के अंदर जो इमेज होती है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। देखो ये देखो, तो जैसे इमेज रेटिना से पहले ही बन गई। अब सर इसको सही करने के लिए हमें लेंस लगाना पड़ेगा, और सही करने के लिए हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस विच इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो वो फिर इमेज कहां बन जाती है, रेटिना के ऊपर बन जाती है। याद रखना कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि काम आएगा। कॉनकेव लेंस की नेगेटिव लेंस क्या होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फिर आएगा हाइपरमेट्रोपिया, ये सिंपल है, फार साइटेडनेस बोलते हैं। हाँ, मायोपिया में आपको दूर का नहीं दिख रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का नहीं दिख रहा है, तो उसको वो सिचुएशन बोलते हैं। देखो, इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के देख सकता है। क्यों होता है, वही लो कन्वर्जिंग पावर यानी हाई फोकल लेंथ। सर सेम फंडा, पावर ऑफ अकोमोडेशन से लिंक करो। जब ऑब्जेक्ट पास रखा होता है तो सीलियरी मसल पुश करते हैं, और पुश करने से उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, तभी हमें पास के ऑब्जेक्ट दिख पाते हैं। अगर किसी इंसान को पास के ही ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहे तो यानी सीलियरी मसल पुश नहीं कर पा रहे, फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए कैसी फोकल लेंथ रही होगी, हायर फोकल लेंथ। और इसमें आईबॉल बहुत छोटा भी हो जाता है, इस वजह से भी हाइपरमेट्रोपिया होता है। यहां पर इमेज रेटिना के बाद बनती है, फोकस जो होता है वो आगे बन जाता है। सर इसको वापस लाने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम ये भी बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ आप याद रखेंगे क्या होती है, पॉजिटिव। मायोपिया दूर का नहीं दिख रहा, हाइपरमेट्रोपिया पास का नहीं दिख रहा, प्रेस बायोपिया दोनों का नहीं दिख रहा, यानी मायोपिया भी नहीं दिख रहा और हाइपरमेट्रोपिया की भी प्रॉब्लम है। ये यूजुअली ओल्ड एज के अंदर होती है। आप देखोगे कैन नॉट सी द नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट ड्यू टू ओल्ड एज एंड सीलियरी मसल आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सर इसको सही करने के लिए एक लेंस लगाया जाता है जिसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। मस्त लेंस होता है ये। बायफोकल लेंस में जो नीचे का पार्ट रहता है वो रहता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि आप ऐसे देखते हो तो आप बेसिकली पास का देखना चाहते हो, और ऊपर रहता है वो कॉनकेव लेंस जो दूर के लिए रहता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए रहता है। तो ये ऐसा होता है बायफोकल लेंस, ठीक है। फिर अब आते हैं हम छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर। एक आएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये बहुत सिंपल है यार, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब लाइट, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है, प्रिज्म इज अ 3D फिगर, प्रिज्म इज अ 3D शेप। जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये व्हाइट लाइट
प्रिज्म से जाते हुए 7 कलर्स में बट जाती है। ये 7 कलर में बट जाना ही कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सर ये 7 कलर होते हैं विबग्योर। 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होते हैं 7 कलर। अच्छा, जब व्हाइट लाइट पास होती है 3D प्रिज्म से, स्कैटर हो जाती है 7 कलर। अच्छा, इन 7 कलर को साथ में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट और विबग्योर। अच्छा, एक दो चीजें जो हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है वो ये है कि जो वॉयलेट है, वॉयलेट का डिविएशन सबसे ज्यादा होता है। डिविएशन इज हाईएस्ट। डिविएशन का मतलब है अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा दूर ये गई, अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा दूर ये गई। और जो रेड रहता है उसका डिविएशन सबसे लीस्ट रहता है, सबसे कम रहता है। आप देख भी सकते हो, तो रेड का डिविएशन सबसे कम रहता है क्योंकि वायलेट का डिविएशन सबसे ज्यादा है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे मिनिमम होती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे मिनिमम होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। सर वेवलेंथ यानी वो कितनी दूर तक हमें दिख पा रही है। वेवलेंथ यानी हमें वो कितनी दूर तक दिख पा रही है। जैसे रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। आप चेक करो ट्रैफिक सिग्नल्स में, एम्बुलेंस की गाड़ी में रेड सिग्नल्स लगाए जाते हैं तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और वायलेट आप देखोगे तो ट्रैफिक सिग्नल्स में नहीं डालते क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ये वाली आपको चीज देखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि लाइट ऐसे स्कैटर क्यों होती है और अलग अलग एंगल से क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो स्पीड की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन आप जानते हैं हर इंटेंसिटी ऑफ कलर की स्पीड अलग रहती है तो वो अपना एंगल को भी उस तरीके से बदलती है। फिर इसी में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये बड़ा सिंपल है। आपने एक व्हाइट लाइट पास करी, 7 कलर का, क्या उन 7 कलर से वापस व्हाइट लाइट आ सकती है? तो आंसर है हाँ। एक सीधा प्रिज्म लगा दो, एक उल्टा प्रिज्म लगा लो, तो यहां से व्हाइट लाइट गई, 7 कलर में पास हो गई। 7 कलर में अब उल्टा प्रिज्म है तो वहां से जाएगी और ऐसे निकल जाएगी व्हाइट। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। फिर आता है रेनबो। सर रेनबो भी तो कुछ इसी तरीके से, बस रेनबो में एक खास बात होती है कि रेनबो कब बनता है? सर कब बनता है? जब सन की रोशनी और बारिश साथ हो रहे हो तभी क्या बनता है? रेनबो। बहुत सिंपल होता है बेसिकली। जब सन की लाइट आती है, इट्स सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, तो एक जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, हर वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करता है एज अ प्रिज्म। तो जब वो व्हाइट लाइट उस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट से पास होती है तो व्हाइट लाइट स्कैटर होती है 7 अलग अलग पार्ट्स के अंदर और ऐसा हर वाटर ड्रॉपलेट करता है। एवरी वाटर ड्रॉपलेट इज एक्टिंग लाइक अ प्रिज्म, 3D प्रिज्म। तो इस पूरे फिनोमिना में आपका रेनबो बन जाता है। तो देखो ध्यान से, आप देखोगे तो व्हाइट लाइट आ रही है, डिस्पर्जन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि वो पार्ट हो रहा है, और यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी रिफ्लेक्शन भी हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट से। ठीक है, तो देखो द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर विजिबल इन द स्काई व्हेन देयर इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेनबो इन एटमॉस्फेयर। रेन ड्रॉप जो मैंने बोला, एक ड्रॉप प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। ईच ड्रॉप एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म, स्प्लिटिंग, तोड़ता है into spectrum. Also in each drop we can see total internal refraction. Sir it is reflection, वो refraction लिख के आ गया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ रेनबो बनता है। अगर हम व्हाइट लाइट को इस मिरर और वाटर के सरफेस पे लेके आते तो आप देख रहे होंगे 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट अप हो रही है और वो बेसिकली 7 कलर से विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये इस तरीके के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब आगे आए तो आता है टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पहले ये जो हमने अभी प्रिज्म और रेनबो का देखा, इसकी हमने एक वीडियो बना रखी है, एक्सपेरिमेंट कर रखा है क्लास में, तो अभी आपको वो क्लिप ऐड कर देंगे तो वो आप जरूर देख लेना। फिर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत सिंपल है सर। रिफ्रैक्शन क्या पढ़ के आए थे? रिफ्रैक्शन पढ़ के आए थे सर, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड, उसी से रिफ्रैक्शन होता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर भी कर सकता है? तो आंसर है हाँ।
एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, से बहुत सारी लेयर्स होती है। तो अल्टीमेटली इन लेयर्स की वजह से, कहीं ना कहीं इन लेयर्स की वजह से जब लाइट ऊपर से नीचे आ रही होती है, जब लाइट ऊपर से नीचे आ रही होती है तो लाइट बहुत ज्यादा बेंडिंग होके आती है, क्योंकि ये लेयर्स है, हर लेयर की डेंसिटी अलग होती है और हर लेयर में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, दिस रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखो, the refraction caused by the earth atmosphere having air layers of various density, बहुत सारी densities अलग अलग सबकी, is called as atmospheric refraction। इस atmospheric refraction से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे twinkling of stars है, stars seem higher than they appear, ऐसे काफी सारे चीजें आपको देखने को मिलती है। तो देखो, सबसे पहले है twinkling of star। twinkling यानी से झुबुक झुबुक होना, बहुत सिंपल होता है यार। देखो ट्विंकलिंग होती क्या है, देखो यार, स्टार्स ट्विंकल नहीं करते, मैं आपको बोलूं स्टार्स ट्विंकल नहीं करते, एक्चुअली वो हमें दिखता वैसा है। स्टार्स की एक यूनिफॉर्म लाइट रहती है जो आ रही है हमारे तक। अब जैसे मैं अर्थ के ऊपर बैठा हुआ हूं और मैं ऊपर देख रहा हूं अर्थ में, तो एटमॉस्फेयर में मुझे दिख रहा है स्टार ट्विंकल कर रहा है। क्यों हो रहा है सर ऐसा? जब लाइट आ रही है तो हमें वो सीधी सीधी नहीं दिख रही है, वो बेंड होते हुए दिख रही है, क्योंकि अभी बोला बहुत सारी लेयर्स है, हर लेयर से आएगी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल सीधे आ रही थी, अब बेंड हो गई, आपको दिख रही थी सीधे, बट बेंड हो गया, ऐसे हो गए। तो आपको एक सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए आपको कहीं ना कहीं लाइट का दिखा कि भाई लाइट तो बंद हो गई, बट लाइट बंद नहीं हुई है, लाइट बेंड हो गई है। तो वो डायरेक्शन सीधी सीधी आ रही थी, आप उसी डायरेक्शन को देख रहे थे, अल्टीमेटली लाइट बेंड हुई, तो आपका ध्यान अब लगा आपको कि भाई लाइट बंद हो गई है, बंद नहीं हुई थी, बेंड हुई थी। तो ये होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो देखो, अगर आप देखोगे तो when light coming from star, earth atmosphere, it undergoes refraction, refraction में चले जाता है due to various optical density, thus the star light reaching our eyes increases and decreases continuously, बढ़ता है कम होता है due to atmospheric refraction and they appears twinkling। हमें क्या देखने को मिलते हैं? ये ट्विंकलिंग होते हुए दिखते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर आता है stars seem higher than they appear। हमें एक्चुअली में स्टार बहुत ऊपर दिख जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे ये एक्चुअल पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है, एक सेकंड मैं कलर चेंज करता हूं, ये एक्चुअल पोजीशन है, बट हमें दिख रहा है यहां पर है, वही डेंसिटी की वजह से और रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो ध्यान से, जब लाइट आती है तो ये रिफ्रैक्ट होती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम बैंड मोर ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, द स्टार अपीयर हायर देन द एटमॉस्फेयर। वही लाइट आती है तो बहुत ज्यादा ही बेंड हो जाती है अलग अलग लेयर की वजह से। तो हमें क्या दिखता है कि भाई स्टार तो बहुत ऊपर है, नहीं, स्टार है एक्चुअली नीचे, बस वो लेयर्स की वजह से कहीं ना कहीं आपको वो फिनोमिना देखने में अलग लग रहा है। ये भी एक चीज रहती है। फिर रहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना, ये बहुत सिंपल होता है, 9th में भी आपने पढ़ा था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर कोलोइडल सॉल्यूशन से हो, किससे हो? कोलोइडल। कोलोइडल का मतलब होता है, आपने 9th में पढ़ा था, सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलोइड। सॉल्यूशन होता है जो नमक पानी का घोल, छोटे पार्टिकल्स, सस्पेंशन मिट्टी पानी, बड़े पार्टिकल्स, कोलोइड होते हैं जो मॉडरेट रहते हैं, जैसे मिल्क होता है तो वो मॉडरेट रहता है। जब आप इनसे लाइट पास करते हो तो लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो जैसे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे आपको सन की रोशनी आ रही है खिड़की से तो आपको दिख रहा है पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो देखो स्कैटरिंग मींस टू थ्रो लाइट इन वेरियस डायरेक्शन। सर यही जब स्कैटरिंग कोलोइडल से होती है तो इसको आप बोल देते हो कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। तो ये रहता है आपका ह्यूमन आई चैप्टर। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी, जो प्रिज्म वाला हमने 7 कलर का देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।